कहाँ हो तुम? अभी आधा घंटा और लगेगा। तो फिर मुझे इतना जल्दी क्यों बुलाया? और तुमने उस लड़की की वो इन्फॉर्मेशन निकाली जिस लड़की का वीडियो वायरल हुआ था सनातन हॉस्पिटल का? एक मिनट खुमा। हेलो। सॉरी सोनाली मैम, इस टाइम आपको डिस्टर्ब किया। दरअसल दुष्यंत सर ने मुझे विशाल नगर बुलाया था। 1 घंटे से उनको कॉल कर रहा हूँ, उनका फोन ऑफ आ रहा है, अभी तक आए भी नहीं वो। क्या वो आपके साथ है क्या? कहीं फंस गया होगा, खुद ही कॉल कर लेगा। और हाँ, मैं मीटिंग में हूँ, मुझे दोबारा डिस्टर्ब मत करना। ओके मैम। अबे ये सोच कर दबा कि तू मेरे पैर नहीं गला दबा रहा है, जोर अपने आप आ जाएगा। अबे सोना हट। अरे भगवान, एक गिलास इसे भी दे दे, इसके हाथों में जोर नहीं है। मरियल साला, देख क्या रहे, क्या देख रहा है? चल चल दबा। जैन सर। जय हिंद जिंदल। अब तक न्यूज़ चैनल का को फाउंडर दुष्यंत 2 दिन से मिसिंग है। आज उसकी वाइफ सोनाली, जो खुद चैनल की एडिटर है, उसका फ़ोन आया था मुझे। अब ये केस तुम हैंडल करोगे। जैन सर। मैं समझ सकती हूँ कि दुष्यंत के गायब होने के पीछे सबको कोई ना कोई कॉन्स्पिरेसी नज़र आ रही होगी। कई नेताओं, बिजनेसमैन, अधिकारियों को नाराज़ किया था उसने अपनी रिपोर्टिंग से, लेकिन ऑफिसर ऐसा कुछ है नहीं। आपके कहने का मतलब यह है कि दुष्यंत अपनी मर्जी से कहीं चले गए? यस ऑफिसर, एक्चुअली वो कई दिनों से मुझसे ही नाराज़ था। इस नाराज़गी की वजह? हम दोनों ने मिलके ये चैनल खोला था और इवेंचुअली आई बिकेम द फेस ऑफ द चैनल। इसीलिए दुष्यंत को कहीं ना कहीं ऐसा लगने लगा कि वो पीछे रह गया। सब उसके मन का वहम है। अगली बार मिलूंगी तो समझा लूंगी उसे। आप प्लीज़ उसे जल्द से जल्द ढूंढ निकालिए। श्योर सर, दुष्यंत को आखिरी 3 कॉल उस्मान शेख नाम के आदमी के आए थे। सर, यह है उस्मान शेख, हिस्ट्री शीटर है। सर, इलीगल आर्म डीलिंग्स के चार्जेस लगे थे इसके ऊपर। लेकिन दुष्यंत की बीवी सोनाली का कहना है कि दुष्यंत उनकी प्रोफेशनल अनबन की वजह से अपनी मर्जी से कहीं चला गया है। अगर उस्मान की इसमें इन्वॉल्वमेंट है तो दुष्यंत खतरे में है। राइट सर। सर, दुष्यंत का फोन जैतपुर रोड के पास स्विच ऑफ हुआ था। अभिषेक, उस एरिया की सारी सीसीटीवी फुटेज स्कैन करो, शायद दुष्यंत की कहीं बाइक स्पॉट हुई हो। सर। उस्मान सैयद दुष्यंत किसी ड्रग डीलर के कांटेक्ट में था? देखिए, अगर बात पैसों की होती तो अब तक रैंसम का कॉल आ चुका होता आपको। हमें डाउट है कि उस्मान को किसने सुपारी दी दुष्यंत की। माय गॉड, वो किस हाल में होगा? आपको शक है किसी पर? नहीं, अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं आपको खुद फ़ोन करूंगी, प्लीज़ गिव मी सम टाइम। हम दुष्यंत को खोज रहे थे, लेकिन हमें इस लड़की की लाश मिली। पता करो कौन है ये लड़की। अदिति नाम है इसका। सर, इसने सतनाम हॉस्पिटल, वहाँ के एक डॉक्टर कविता, उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया था कि उन्होंने इसकी डिलीवरी करवाई थी और बाद में इसके बच्चे को गायब कर दिया था और इससे मरा हुआ बच्चा सौंप दिया था। बहुत दूर की सोच रहा हूँ, लेकिन मुमकिन है कि दुष्यंत ने अदिति से कांटेक्ट किया हो। दुष्यंत कोई बहुत बड़ा खुलासा करने वाला हो, लेकिन उससे पहले ही उस्मान को दुष्यंत और अदिति की सुपारी दे दी। पता करो दुष्यंत और अदिति के बीच कोई कांटेक्ट था क्या? सर। नहीं ऑफिसर, मैं इस अदिति से कभी मिली तो नहीं। हाँ, लेकिन दुष्यंत ने मुझसे बात की थी इसके वीडियो के बारे में, बट फिर उसने उस स्टोरी को फॉलो किया या नहीं ये मैं नहीं जानती। मैडम, दुष्यंत सर ने मुझसे कहा था कि वो इस स्टोरी। सर, अदिति मारी जा चुकी है, कहीं दुष्यंत की जान को तो खतरा। देखिए, अगर दुष्यंत और अदिति एक दूसरे से कांटेक्ट में थे तो यस, दुष्यंत के लिए खतरा है। हम सतनाम हॉस्पिटल वालों से क्वेश्चनिंग कर रहे हैं। सर, मैं किसी अदिति को नहीं जानती। जब मैंने किसी अदिति नाम के पेशेंट की डिलीवरी की ही नहीं, तो
बच्चा गायब करने का तो सवाल ही नहीं उठता। आप अगर चाहें तो रिकॉर्ड्स चेक कर सकते हैं। सर सतनाम हॉस्पिटल वाले तो इस बात को सिरे से खारिज कर रहे हैं कि अदिति उनके वहाँ कभी डिलीवरी के लिए आई थी। सर अदिति और दुष्यंत इन दोनों का भी आपस में कोई लिंक नहीं मिल रहा है। हो सकता है कि दोनों केसेस अलग अलग हों। दुष्यंत गायब है। दुष्यंत जिस हिस्ट्री शीटर उस्मान के टच में था वो भी गायब है। कुछ तो मिस कर रहे हैं हम लोग। सर मैंने खबरियों को सोनाली की कुंडली निकालने को कहा था, तो पता चला है कि सोनाली का एक कुणाल नाम के बिजनेसमैन के साथ अफेयर चल रहा है। सर कुणाल दुष्यंत का ही दोस्त है और दुष्यंत के चैनल को इसी ने फंड किया है। सोनाली का दुष्यंत के दोस्त कुणाल के साथ अफेयर चल रहा है। और एक बात, 2 महीने पहले दुष्यंत ने जयदत्त हॉस्पिटल में चल रहे स्कैम को एक्सपोज किया था। कहीं दोनों हॉस्पिटल्स का आपस में कोई कनेक्शन तो नहीं है? अपने खबरियों को जयदत्त और सतनाम हॉस्पिटल में काम पे लगा। पता कर कौन सा गोरख धंधा चल रहा है वहाँ, और ये अदिति की फैमिली का कब पता चलेगा। जल्दी पता कर, टाइम बहुत कम है हमारे पास। ठीक है सर, करता हूं। ऑफिसर, यहाँ मेरे हस्बैंड इतने दिनों से लापता है और आप उन्हें ढूंढने की जगह मेरी जासूसी कर रहे हैं। मेरा अफेयर है या नहीं है, इसका इस केस से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर ये केस आपकी बजाय किसी नेता या अभिनेता से जुड़ा होता ना, तो आपने अब तक ब्रेकिंग न्यूज़ बनाकर डिबेट शुरू कर दी होती। हमें आपकी तरह चिल्लाकर झूठ को सच बनाने की आदत नहीं है। हम सच को ना खोद के निकालते हैं। आपके पति दुष्यंत की सच्चाई भी हम सामने लाकर रहेंगे। हेलो सर उस्मान का पता चल गया है। उठा लो उसे। साहब मैंने किसी को नहीं मारा, मैं तो दुष्यंत साहब के लिए कबरी का काम कर रहा था। क्या काम दिया था दुष्यंत ने तुझे? वो अदिति है ना, जिसने सतनाम अस्पताल पर अपना बच्चा गायब करने का इल्जाम लगाया था, बस उसी के बारे में पता करने को बोला था। एक जर्नलिस्ट इतने रेप्यूटेड हॉस्पिटल पे आखिर ब्लेम क्यों कर रही थी? क्या दुष्यंत ने दीपाली को प्लान किया था, या फिर कोई और दीपाली को इस्तेमाल कर रहा था दुष्यंत के खिलाफ? आज का बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। अंत में एक रिक्वेस्ट, अगर आपको मेरे पति दुष्यंत के बारे में कोई भी जानकारी मिलती है तो कृपया नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। थैंक यू। तो महेश्वरी सतनाम और जयदत्त इन दोनों हॉस्पिटल में साइलेंट पार्टनर है। यस सर। और वो अब तक चैनल के एडिटर सोनाली, उसके भी काफ़ी करीबी ताल्लुकात हैं महेश्वरी के साथ। मैडम के ऊपर करप्शन के कई चार्जेस हैं और मैडम की इमेज को क्लीन करने के लिए पूरे जोर शोर से लगी है सोनाली। महेश्वरी जी, इस बार आपका इंटरव्यू आपके गांव में करेंगे। अपने पापा को भी साथ रखिएगा। हाँ, जनता के दिलों को छू जाते हैं ऐसे मोमेंट्स। जनता की नब्ज हम नेता तो मैंकर से ज्यादा समझते हैं, वो सब हम पे छोड़ दो। खैर ये बताओ, तुम्हारे पति दुष्यंत की कोई खबर मिली? लेकिन सर आप ही ने तो ये केस मुझे हैंड ओवर किया था। देखिए सर, मैं इस केस को सॉल्व करने के काफी करीब हूँ। जिंदल, नो मोर आर्ग्यूमेंट्स। दुष्यंत का केस पांडे के हवाले करो और कल आकर मुझे हेडक्वार्टर में मिलो। जय हिंद सर। सर महेश्वरी मैडम के इस इलाके में लगभग 15 इलीगल प्रॉपर्टीज़ हैं और मैडम को बने हुए अभी सिर्फ 2 ही साल हुए हैं। ये देखिए सर। और मेरे पास सिर्फ 24 घंटे हैं। हेडक्वार्टर से कॉल आ गया है। जो लोग चाहते ही नहीं है मैं इस केस को लेके आगे। दिस सिस्टम इज सो। ये कॉटेज मैंने कहीं तो देखा है। ये पेंटिंग काव्या ने खुद बनाई थी? जी हाँ, इसी ने बनाई है। सर ये तो ज्योति नगर में मकराना रोड पर है। यस, काव्या मर्डर केस। नहीं सर, आपके जाने के बाद काव्या के केस में कोई प्रोग्रेस नहीं हुई है। और सर काव्या के बाद पिछले 4 सालों में और भी कई यंग लड़कियों की मिसिंग केस रिपोर्ट हुई है। थैंक्स रितु। डीआईजी सर ने मुझसे एक केस तो ले लिया, लेकिन इत्तेफाक से मुझे 4 साल पुराना केस याद आ गया और मुझे लगता है इन दोनों केसेस का आपस में कनेक्शन है और ये कनेक्शन साबित करने के लिए हमारे पास सिर्फ आज का दिन है। आज के आज हमें ये केस क्रैक करना है। चलो। ये बंगला तो सालों से बंद है साहब, यहाँ कोई नहीं आता, बस कभी कभार गुड्डू भैया आते हैं। कौन है गुड्डू? महेश्वरी का पीए। ट्रांसफर से जी नहीं भरा क्या, जो डिसमिस होने का मन बना लिया? मन की बात बाद में करते हैं, फिलहाल काम की बात करते हैं।
क्यों जनक? उर्फ गुड्डू, यही नाम है ना तेरा? इंस्पेक्टर, आपको शायद कोई गलत आपकी बेनामी संपत्ति है ना, आपका वो फार्म हाउस मकराना रोड पर। इसकी करतूत के पक्के सबूत मिले हमें वहां पर। सर बहुत गंदी बदबू आ रही है इसमें, ये देखिए सर। ये तो खून है सर। कुछ याद आया गुड्डू भैया? नहीं आया? कोई नहीं, हम याद दिला। ये सब का जड़ मेरा बाप है। वो चाहता था कि मैं पढ़ लिख के एक बड़ा आदमी बनूं, लेकिन क्या करता सर, मेरे इस भेजे में कुछ घुसता ही नहीं कभी। परेशान हो गया था उसकी मार खाते खाते। एक दिन प्रमोद मेरे बाप को मारा था। मैंने अपने बाप को बचाने के लिए प्रमोद का सर फोड़ दिया, और बदले में मुझे क्या मिला? अपने बाप की मार। एक दिन ना दिमाग खसक गया मेरा, और मैंने अपने बाप को ही मार दिया। प्रमोद बड़ी तेज बुद्धि थी उसकी सर। मुझे अपने साथ अपने घर ले गया, सोचा जिंदगी भर ना नौकर बना के रखेगा। मैं भी चला गया। सियाना आदमी, जैसे ही मुझे मौका मिला ना, गला घोट कर मार दिया साले को। ये सब महेश्वरी के कहने पे किया ना तूने? नहीं, महेश्वरी मैडम को तो पता ही नहीं है कि उनके पति को किसने मारा। कभी मुझ पर शक भी नहीं हुआ। और महेश्वरी मैडम और बड़ी सयानी औरत निकली होगी, दिमाग लगाकर बन गई। लेकिन मुझे बड़ा मानती है वो, इसलिए उसकी सेवा करता हूँ और मेवा खाता हूँ। काव्या को किसने मारा? काव्या अक्सर आती थी फार्म हाउस पे, देखते ही पसंद आ गई मुझे। अच्छी कलाकार थी, साइकिल भी बढ़िया चलाती थी। अच्छी लगी तो उठा लिया उसको। पहले रेप किया, फिर जान से मार दिया उसको। वो पत्रकार दुष्यंत, उसको भी मैंने ही मारा था। मैडम की जासूसी कर रहा था, अचानक फार्म हाउस पहुंच गया। कुछ तो ढूंढ रहा था वो। मुझे लगा कहीं मेरा राज खोल दे वो, तो मैं तो फंस जाऊंगा, इसलिए मार दिया उसको और रास्ते से हटा दिया। और अदिति? अदिति को भी तू नहीं मारा? अदिति नहीं, दीपाली। हाँ दीपाली। दीपाली को तू नहीं मारा? उससे मेरा कोई लेना देना नहीं था सर। ये काम मैंने महेश्वरी मैडम के लिए किया। हैरान करके रखा था उसने मैडम को। वो न्यूज़ रिपोर्टर थी, लेकिन एक दुखियारी औरत बन के आके हॉस्पिटल में बैठ गई ताकि वीडियो वायरल कर सके और लाखों दुखियारी औरतें हॉस्पिटल आ जाए। अरे हॉस्पिटल पे इंक्वायरी बिठाना था उसको। वो जो नवजात बच्चे गायब हो रहे थे, उसके स्कैम को एक्सपोज करना चाहती थी वो। मारना पड़ा, इसलिए मार दिया। अब तक टोटल कितने लोगों को मारा है तूने? 30। पूरी गिनती रखता हूँ सर। जो दिमाग है ना, बहुत तेज हो गया मेरा। मगज का जूस पीकर। मगज का जूस पी के मतलब? जिस किसी को मारता हूं ना, उसकी खोपड़ी अलग करके उसके दिमाग को बाहर निकालकर जूस बनाकर रसपान करता हूं। एक ज्योतिष मिले थे मुझे, उन्होंने मुझसे कहा किसी होशियार इंसान को मारकर उसके भेजे का जूस बनाकर रसपान कर लो, उसका सारा प्रभाव तुम हासिल कर लोगे। बस वही किया हमने सर। इंसान नहीं, इंसानों के नाम पर हैवान है तू। इंसानों को निगलने वाला दानव। तेरे जैसे दानवों की समझ को कोई जरूरत नहीं है। हमने आदि मानव से मानव बनने और मानवों द्वारा निर्मित की गई कई सभ्यताओं के विकास और पतन की गाथाएं सुनी होंगी, लेकिन ये गाथा मानवीय अस्तित्व को विचलित करने वाली व्यथा है। ये ख्याल ही आतंक से भरा हुआ है कि कोई इंसान को मार के खा सकता है। लेकिन जनक ने दावा किया है कि वो लगभग 30 लोगों को मार के उनके मगज का मांसाहार कर चुका है। नोएडा के निठारी कांड के बाद ये हिंदुस्तान का दूसरा कैनिबल यानी नरभक्षी हत्याकांड है। और हैरानी की बात ये थी कि ये सभी हत्याएं सन 2005 से हो रही थी। अलग अलग क्षेत्रों से आए दिन कई लोग गायब हो रहे थे
और आखिरकार ऑन रिकॉर्ड फाइल हुए 18 मिसिंग केस और 4 हत्या के केस लगभग 15 साल बाद न्याय की दहलीज पर पहुंचे। लेकिन जनक जैसी विकृत मानसिकता के अपराधियों की मानसिक स्थिति पे ये सवाल उठने लगते हैं कि कहीं वो एबनॉर्मल तो नहीं, और इस परिस्थिति में कातिल को सजा में रियायत मिल जाती है। लेकिन मेडिकल रिपोर्ट ने जल्द ही ये साफ कर दिया कि जनक एबनॉर्मल नहीं था, लेकिन बचपन से पनप रहे मानसिक अवसाद ने उसको इतना खूंखार अपराधी बना दिया। अब मैं सोनाली कुलकर्णी आपसे विदा लेती हूँ। फिर होगी मुलाकात एक नए और चौंका देने वाले केस के साथ। देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद। पेट्रोल सतर्क के इस नए अध्याय में आपका स्वागत करती हूँ। तस्वीरों में भी कहानियां छिपी होती हैं, बस उन्हें देखने की नजर और नजरिया चाहिए। ये केस भी एक तस्वीर है जिसमें एक सहमा देने वाली व्यथा छिपी है, और इस व्यथा के कई जीते जागते पात्र थे जिनकी आपबीती 223 पन्नों की एक चार्जशीट में लिखी गई थी। इस केस के केंद्र में थी 16 वर्षीय काव्या। पेंटिंग और साइकिलिंग का शौक रखने वाली काव्या ने सोचा नहीं होगा कि वो एक ऐसे गुनाह का केंद्र थी जहां से ये केस 360 डिग्री का घुमाव लेकर एक ऐसी परिधि का निर्माण कर रहा था जिसके अंदर इंसानी दर्द को चीर देने वाली सिसकियां भी थी और डरा देने वाला हाहाकार भी। कहते हैं इंसान के शरीर में जितने रोम होते हैं, पूरे जीवन काल में उसके मन में उतनी ही संख्या के कई ख्याल जन्म लेते हैं, और इस केस को जन्म देने वाला भी एक ख्याल था, एक ऐसा विकृत ख्याल जो हिंदुस्तान में। मेरे बैग में क्या कर रही हो? अरे वो आपने बोला था ना गंदी शर्ट है, तो मैंने सोचा मैं धोने में डाल दूं। शर्ट तो मिली नहीं। ये चाबी किसी के घर की है क्या? नहीं, वो घर की नहीं, गोडाउन की चाबी है। वो मैं अपने कपड़े गलती से फैक्ट्री में भुलाया था तो कपड़ों की जगह ये चाबी उठा लाया। बहुत भुलक्कड़ होता जा रहा हूँ मैं भी। हाँ, तो एक काम करो, मेरी चाय बना दो, मुझे देर हो रही है। हाँ हाँ बना। नहीं, कहाँ चलने गए थे तुम? वो घर गया था। घर गए थे तुम? मैंने तुमसे कहा था ना कि अगर मुझसे रिश्ता रखना है तो अपने घर से रिश्ता तोड़ना पड़ेगा तुम्हें। सुनीता, तुम समझने की कोशिश करो, ये इतना आसान नहीं है। देखो, तुम्हें अपनी वाइफ को डिवोर्स देना पड़ेगा, नहीं तो मैं उसको जाके सब सच सच बता दूंगी। सुबह आ गए मेरे दिमाग का। सॉरी। इट्स ओके। मेरी बेटी काव्या अपने भाई उदय को पिक करने के लिए निकली थी। ये उसकी साइकिल है। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, हमारी टीम आसपास के एरिया में पता कर रही है। आपकी बेटी बहुत जल्द मिल जाएगी। सर, इस पूरे एरिया में ना कोई दुकान है ना कोई सीसीटीवी। हम काव्या की फोटो आसपास के लोगों को दिखा रहे हैं। तो तू अपनी जांच का एरिया बढ़ाओ। यस सर। किसी भी हालत में लड़की को ढूंढ। पूरा एरिया छान मारो। दिन दहाड़े ऐसी कोई लड़की गायब नहीं हो सकती। एक एक आदमी को काव्या का फोटो दिखाओ। किसी ने किसने काव्या को जरूर देखा होगा। यस सर। आपके बेटे की स्कूल बस यहाँ आकर रुकती है। यहाँ से आपका घर कितनी दूर है? जी, आधा किलोमीटर इस तरफ। आपका घर है यहाँ से आधा किलोमीटर दूर इस तरफ, और काव्या घर से यहाँ आने के लिए निकली, जबकि काव्या की साइकिल मिली हमें मकराना रोड पर, जो यहाँ से 700 मीटर दूर। सर, वो हमारे घर से ना एक रास्ता मकराना रोड की तरफ भी निकलता है।
जो सीधा फिर यहीं आता है। काव्या ने यहाँ आने के लिए इतना लंबा रास्ता क्यों लिया होगा? क्या मकराना रोड पे काव्या का कोई जानने वाला रहता है जहाँ वो जाने वाली है? जी नहीं, काव्या को साइकिलिंग का शौक है, हो सकता है इस वजह से उसने वो लंबा रास्ता लिया हो। क्या काव्या का कोई बॉयफ्रेंड है? नहीं सर, वो तो बस 16 साल की छोटी बच्ची है। हाँ, लेकिन क्या है कि आजकल की जनरेशन anyway, हमने काव्या का फोन अनलॉक होने के लिए दिया है, शायद उससे कुछ पता चला। सरिता जी, आपने हमें बताया था कि काव्या हमेशा स्कूल ना जाने के लिए बहाने ढूंढती थी, तो क्या स्कूल में उसे कोई प्रॉब्लम थी? नहीं, ऐसा तो उसने न कभी कुछ कहा न बताया। आपकी किसी के साथ दुश्मनी, अनबन या धमकी दी हो किसी ने आपको? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमें लगता है बहुत जल्दी आप लोगों को फिरौती के लिए कॉल है। जैसे ही कॉल आए प्लीज़ हमें बताइए। मैंने काव्या को रोहिणी दीदी के साथ आज दोपहर में देखा था। दोनों आपस में कुछ बातें कर रहे थे। कहाँ रहती है रोहिणी?